नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश चौधरी आपके लिए लाया हूं एक सॉलिड पेपर 3 दिसंबर 2019 को जो यूजीसी एनटीए नेट का जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हमने 6 पेपर सॉल्व कर लिए थे, अब 7वां सॉलिड पेपर है फर्स्ट पेपर का। उसके बाद 3 और करेंगे दोस्तों जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए। 16 तारीख को एग्ज़ाम है। आओ शुरू करते हैं। कक्षा में संप्रेषण निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? दोस्तों तो कक्षा के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो किस लेवल का होता है, तो दोस्तों आपको बताना है। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर सही होगा दोस्तों BC होगा। आधार्य से, तो कक्षा में जो कम्युनिकेशन होता है वो आधार्य होता है। अवसरवादी बिल्कुल नहीं होता है। शोर के प्रबलता के स्तर का नहीं होता है। गैरकूट आशय नहीं होता है। तो दोस्तों कक्षा के अंदर कम्युनिकेशन जो आधारी होता है। उसके बाद ये अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव में दोनों एक साथ सही हो सकते हैं लेकिन एक साथ गलत नहीं हो सकते? तो दोस्तों किसके अंदर होता है, किस प्रस्ताव में दोनों एक साथ सही तो हो सकते हैं लेकिन वो गलत नहीं हो सकते? दोस्तों वो होता है उपविपर्य। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उपविपर्य के अंदर दोनों एक साथ सही हो सकते हैं लेकिन एक साथ गलत नहीं हो सकते। उसके बाद अगला है, शिक्षार्थी संप्रेषण में तुलनात्मक रूप से चुनौती की उच्च क्षमता है। तो दोस्तों कौन सी है? जो अपना शिक्षार्थी के अंदर आपस में बीच के अंदर कम्युनिकेशन होता है, कौन सा चुनौती की हायर क्षमता होती है? तो दोस्तों दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अंदर तुलनात्मक रूप से चुनौती की उच्च क्षमता होती है। उसके बाद में दोस्तों A B का पिता है और C A की बहन है, D C का पोता है। तो D B से किस प्रकार संबंधित है? तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो A B का पता है तो A को हम ऊपर कर देंगे, B को नीचे कर देंगे, ठीक है, इस तरह डैश लगा देंगे। और C है दोस्तों वो A की बहन है और C है ये A की बहन है। इसको कोष्ठक के अंदर में डॉट कर दूँ ताकि पता चले लेडीज है, ठीक है। और D C का पोता है और D है वो क्या C का पोता है। तो एक बेटा होगा फिर पोता, तो D C का पोता है। तो D B से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों D B से भतीजा हो जाएगा क्योंकि ये भाई बहन है। तो इसका पोता है, ये बेटा है B, तो भतीजा है, ठीक है। उसके बाद में है, योगज शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों जो योगज शब्द है वो प्रत्यक्ष से संबंधित होता है। योगज शब्द किसे कहते हैं? डायरेक्ट कहते हैं। प्रत्यक्ष से संबंधित होता है योगज शब्द। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा संप्रेषण संरचना हेतु अलंकारिक तकनीकी है? तो दोस्तों कौन सी कक्षा संप्रेषण संरचना हेतु अलंकारिक तकनीकें हैं? तो कौन सी तकनीकें हैं कक्षा संप्रेषण हेतु? तो A है दिवसीय विषय को विद्यार्थी के अभिरुचि से संबंधित करना। ये है दोस्तों कक्षा संप्रेषण संरचना हेतु अलंकारिक तकनीक, दिवसीय विषय को विद्यार्थी के अभिरुचि से संबंधित करना, ये भी है। और लक्षित श्रोता के लिए प्रकीर्ण सूचना प्रदान करना, ये गलत है। उसके बाद एक विचार से दूसरे विचार पर तरल अंतरण होता है, वो भी कक्षा संप्रेषण संरचना हेतु अलंकारिक तकनीक है। और D दोस्तों साक्ष्यों के प्रयोग से बचना, ये गलत है। और संदेश प्राप्ति की उच्च गुणवत्ता पक्ष में सुधार हेतु मीडिया का उपयोग, ये सही है। अगला, एक मार्गी संप्रेषण अपनाना गलत होता है दोस्तों। एक मार्गी संप्रेषण कक्षा संप्रेषण में सही नहीं बैठता है। संदेश प्राप्ति की गुणवत्ता पक्ष में मीडिया का उपयोग सही है। और एक विचार से दूसरे विचार पर तरल अंतरण भी सही है। और दिवसीय विषय को विद्यार्थी की अभिरुचि से संबंधित, तो A C और E सही है। तो देख लो आप।
तीसरा सही है। उसके बाद दोस्तों, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भारतीय शास्त्रीय न्याय परंपरा द्वारा किस प्रमाण का प्रयोग किया जाता है? तो ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए जो भारतीय शास्त्रीय न्याय परंपरा है उसके द्वारा किस प्रमाण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि अभी तक पता नहीं चला ईश्वर है या नहीं है, तो एक तो अनुमान ही है कि ईश्वर होता है, और तभी तो हम सभी लोग मानते हैं, और भारतीय शास्त्रीय परंपरा में अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद में है नीचे के पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध पर बल दिया गया? तो दोस्तों नीचे से जो पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम है उसमें किस प्रकार के शोध पर बल दिया गया? तो दर्शीय घटना शोध पर दिया गया, सही है। प्रयोगात्मक गलत है, और नर जातीय सही है। कार्यतर गलत है, क्रियात्मक शोध है, तो BCE सही है दोस्तों। उसके बाद में है प्रभावी कक्षा संप्रेषण निम्नलिखित में से किसे बदल सकता है? तो दोस्तों प्रभावी जो कक्षा संप्रेषण है वो किसे बदल सकता है? वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बदल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रभावी कक्षा संप्रेषण होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बदल सकता है। शैक्षणिक विपणन को नहीं बदलेगा, एकेडमिक प्रशासन को नहीं बदलेगा, प्रबंधन रणनीतियों को भी नहीं बदलेगा। उसके बाद में दोस्तों इसने दिया है यदि XY 7:9 है, उसके बाद में 3X - 5Y और 4X + Y तो कितना होगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले दोस्तों X और Y दिया हुआ हमें 7:9 के अंदर, तो 7 A कर दिया हमने और 9 A कर दिया, इस तरह हम मान रख दिए। उसके बाद में 3X - 5Y 4X + Y का मान करना है, तो 3 लिख दिया, और X का मान कितना है 7A यहाँ लिख दिया, 5 लिखा हुआ है, और Y का मान हमने 9A लिया था, 9A लिख दिया। फिर इसी तरह अगले 4 यहाँ वैसा का वैसा उतार लिया, X 7A + Y 9A। तो इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। 7 × 21A - 9 × 5 45A, फिर अनुपात के अंदर 7 × 4 28A + 9A, इस तरह हमने लिख दिया। फिर अब दोस्तों इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे हम? 21A - 45A में माइनस करेंगे तो -24A बचेगा, क्योंकि दोस्तों कम में से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो 24 माइनस में आएगा। उसके बाद इनको जोड़ देंगे और 37 है, तो 24 और -34 अनुपात 37, इसका करेक्ट आंसर है ये, सही है दोस्तों। उसके बाद अगला है नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है? तो हमें गलत संख्या का पता लगाना है। तो दोस्तों 3 आ रहा है, आप इसमें देखिए 63 में 20 का अंतर है, 53 में 10 का है, इसके अंदर भी 10 का है, और यहाँ कितना होना चाहिए दोस्तों? तो यहाँ दोस्तों अंतर गलत है, तिरसठ गलत है। 63 गलत कैसे हुआ? देखिए 3 फिर 10 13 फिर 30 43 फिर 10 30 10, फिर 53 में दोस्तों 10 नहीं होगा, ये गलत है। इसने बताया है कि 63 इज़ द रॉन्ग नंबर इज़ द गिवन सीरीज बिकॉज ईच ऑफ द नंबर्स एक्सेप्ट इज 63 इज प्राइम नंबर। ये दोस्तों 63 गलत है, क्योंकि इसके अंदर सब में बराबर नहीं जुड़ रहा है। निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रणाली एक अभिनव अभ्यास होने की श्रेणी से संबंधित है?
तो कौन सी है जो मूल्यांकन प्रणाली है, एक है नए अभ्यास होने की श्रेणी से संबंधित है। तो दोस्तों सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन है, तो सीखने का परिणाम आधारित मूल्यांकन है वो अभ्यास की श्रेणी से संबंधित है। उसके बाद में एक अनुमान है, एक चूहा एक जानवर है, इसलिए एक बड़ा चूहा एक बड़ा जानवर है, तो निम्न में से मिथ्या तर्क कौन सा है? तो स्ट्रोमैन सही है। चूहा जानवर है तो बड़ा चूहा जानवर, ये सही है। विनाशकारी दोष भी है, संग्रह दोष भी है, लेकिन अनैक्षार्थक दोष नहीं दोस्तों। बिल्कुल स्ट्रोमैन भी है, विनाशकारी है, संग्रह, तो इसका सही है। हमें मिथ्या दोष पूछा है, अनैक्षार्थक दोष आएगा। उसके बाद में है सभी बाघ जानवर हैं, यह किस प्रकार के प्रकथन का उदाहरण है? तो दोस्तों ये सार्वभौमिक सकारात्मक है, क्योंकि दोस्तों बाघ तो जानवर होते हैं, तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। उसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम अनुसंधान करने में सबसे तार्किक अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा अनुक्रम है जो अनुसंधान करने में सबसे तार्किक अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो किसी शोध समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना, एक परिकल्पना तैयार करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और परिणामों को दर्ज करना, इनका क्रम सही है दोस्तों। पहले शोध समस्या की पहचान करेंगे, फिर उसको डिफाइन करेंगे समस्या को, फिर परिकल्पना तैयार करेंगे, उसके बाद परिकल्पना का परीक्षण करेंगे और परिणामों को दर्ज करेंगे। उसके बाद में है शिक्षा में आईसीटी के उपयोग का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों शिक्षा में आईसीटी के उपयोग का उद्देश्य है सीखने के परिणामों का अनुकूलन करें। छात्रों को आकर्षित करने के लिए आईसीटी नहीं होती है, शिक्षण को रोचक भी आईसीटी से नहीं बना सकते हैं। इसको तो रोचक तो जो ऐड होते हैं शिक्षण सहायक सामग्री उनसे बनाते हैं, जो परिणामों का अनुकूलन करते हैं वो सही है। प्रौद्योगिकी संस्कृति ये गलत है। उसके बाद में दोस्तों शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किसे संवादात्मक कहा जाएगा? तो दोस्तों किसे संवादात्मक कहा जाएगा? समस्या समाधान विधि को, उसके बाद संवादमूलक प्रस्तुति को और उसके बाद अनुशिक्षण को। ये तीनों हैं दोस्तों जो शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में संवादात्मक, समस्या समाधान विधि, संवादमूलक प्रस्तुति और अनुशिक्षण को कहा जाएगा। और टीम शिक्षण आधारित विधि नहीं होगा, चौक वार्तालाप नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, तो ध्यान रखना समस्या समाधान, संवादमूलक और अनुशिक्षण, BEF चौथा सही है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रारूप में रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हिंदी में कहेंगे अनुसंधान सार होना चाहिए? तो किस प्रारूप में रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए? शोध लेख सही है, शोध लेख के अंदर भी अनुसंधान सार होना चाहिए। प्रस्तुत किया हुआ संगोष्ठी पत्र, जो कोई संगोष्ठी पत्र होता है उसमें भी अनुसंधान सार होना चाहिए। और लेख होता है थीसिस, उसमें भी अनुसंधान सार होना चाहिए। और अनुसंधान खुद सारांश तो सारांश सार ही होता है, तो गलत है दोस्तों। A, B और C सही है। A, B, C कौन से के अंदर है? तीसरा सही है। उसके बाद में नीचे दी गई सूची से एक प्रभावी शिक्षक की उन दक्षताओं की पहचान करें जो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित है। नियंत्रण का ठिकाना सही है, संप्रेषण गलत है, प्रबंधन गलत है, स्वप्रभावकारिता सही है और शिक्षक का उत्साह सही है। समयनिष्ठ और व्यवस्थित होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों ये लक्षण हैं जो एक प्रभावी शिक्षक की दक्षताओं की पहचान है, जो पर्सनैलिटी और अभिवृत्ति इनसे संबंधित हैं। नियंत्रण जो कंट्रोल होता है स्टूडेंट पर और क्लास पर, स्वप्रभावकारिता और समयनिष्ठ शिक्षक का उत्साह, ये तीनों चीज़ें दोस्तों प्रभावी शिक्षण के लिए ज़रूरी है।
उसके बाद में है शिक्षण के किस स्तर में निचले स्तर के सीखने के परिणाम केंद्रित होते हैं। तो दोस्तों शिक्षण का कौन सा स्तर होता है जिसमें निचले स्तर के सीखने के परिणाम केंद्रित होते हैं। तो कौन सा स्तर होता है? स्मृति स्तर। स्मृति स्तर में क्या होता है? निचले स्तर के सीखने के परिणाम केंद्रित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है स्मृति स्तर। बोध समझ गलत है, चिंतनशील गलत है और स्वायत्त विकास स्तर ये भी गलत है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला है दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज के साथ एक वर्ष में कोई धनराशि है जो 2400 रुपये और 2 साल में 3000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसने चक्रवर्ती ब्याज लगाया है, एक साल 2400 है, 2 साल में 3000 रुपये हैं, यानी पहले से दूसरे साल में 600 रुपये ब्याज लगा है। तो ब्याज पे ब्याज लगता है दोस्तों। अब 2400 में सीधा माइनस करेंगे, सूत्र से करते हैं दोस्तों क्योंकि फिर गलत हो जाएगा। अब देखो अमाउंट है 2400 रुपये पहले साल का, दूसरे साल का 3000 रुपये हो गया, और समय पहले में 1 साल, दूसरे में 2 साल। फिर इंटरेस्ट R% कर दिया, प्रिंसिपल P कर दिया। क्वेश्चन में दोस्तों कैश फर्स्ट में 2400 रुपये थे, फिर इसका सूत्र होगा P बराबर P/1 + R/100। फिर हमने इसको सॉल्व किया है तो तो 3000/2400 को इक्वल करेंगे तो 1 + R/100, तो सॉल्व किया 5/4, 1 + R/100। फिर दोस्तों हम पूरा सॉल्व कर लें, 2400 × 4/5, तो आप सॉल्व करके देख लो 1920 सही है। तो पहले 1920 मूलधन था, फिर चक्रवर्ती ब्याज से 2400 हुआ, फिर अगले साल 3000 रुपये हो गया। उसके बाद में है परिकल्पना परीक्षण किस प्रकार के अनुसंधान की मुख्य अवधारणा है। तो दोस्तों परिकल्पना परीक्षण होता है कौन से अनुसंधान की मुख्य धारणा है? ये है प्रायोगिक अनुसंधान की मुख्य धारणा। जो परिकल्पना परीक्षण है वो प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल रिसर्च की मुख्य अवधारणा है। ऐतिहासिक अनुसंधान गलत है, सर्वेक्षण अनुसंधान गलत है, व्याख्यात्मक गलत है, प्रायोगिक सही है। उसके बाद है एक विश्वविद्यालय शिक्षक ग्रामीण बच्चों की आकांक्षा और उपलब्धि की स्तर के बीच संबंधों का अध्ययन करना चाहता है, तो कौन सा शोध अभिकल्प संदर्भ में सबसे उपयुक्त होगा? तो दोस्तों एक यूनिवर्सिटी का टीचर है जो ग्रामीण बच्चों की आकांक्षा के लिए अध्ययन करना चाहता है, तो क्या होगा दोस्तों? पूर्वव्यापी शोध अभिकल्प सही होगा। प्रायोगिक गलत है, प्रैक्टिकल नहीं होगा। ऐतिहासिक गलत है, सर्वेक्षण गलत है, पूर्वव्यापी होना चाहिए जो ग्रामीण बच्चों की आकांक्षा और उपलब्धि के स्तर के बीच संबंधों का अध्ययन कर सके। फिर उसके बाद है ये हमें दिया हुआ है HPU का मान 9 बताया है और JNU का इन्होंने 9 बताया है, तो DU का कितना होगा? तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो दोस्तों आप जानते हैं कि H 8वें नंबर पे है अल्फ़ाबेट के अंदर, P 16वें पे है और U 21वें पे। फिर इनको टोटल कर दिया, कितना हो गया? 45। तीनों को जोड़ा तो 45 के अंदर दोस्तों हम 5 का भाग देते हैं तो 9 बचता है। तो इन्होंने HPU का मान 9 बताया है और JNU को जोड़ते हैं तो कितना आता है? इसको भी 45 आता है और इसका 5 में भाग देते हैं तो 9 बचता है। देखिए इसने क्या बताया, इसका मान भी 9 बताया है। अब DU को जोड़ें, D कौन से पे हैं? चौथे पे हैं, और U कौन से पे हैं? इक्कीस पे है। तो 21 और 25 को जोड़ो, जब जोड़ेंगे कितना होगा? 25 हो गया। 21 और 4 को जोड़ा, 25 में 5 का भाग देंगे, 5 पंजे 25, तो ये सही है। 5 होगा, प्रत्येक में 5 5 का भाग दिया इन्होंने,
तो 25 में 5 का भाग देंगे, पीछे 5 बचेगा। उसके बाद में दोस्तों इसने एक कथन और तर्क है वो सॉल्व करते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में और दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। तो सही कौन सा है, गलत कौन सा है, व्याख्या कर रहा है कि नहीं है। कक्षा संप्रेषण में पहला कदम है कि चर्चा के विषय के उद्देश्यों को परिभाषित करना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों कक्षा संप्रेषण के अंदर जो चर्चा के विषय उद्देश्यों को परिभाषित करना ज़रूरी होता है, तो गलत है। और उद्देश्यों की स्पष्ट परिभाषा छात्रों को विषय को अच्छी तरह से समझने में मदद करती है। दोस्तों उद्देश्य की स्पष्ट परिभाषा है जो स्टूडेंट्स को विषय को अच्छी तरह समझने में मदद करता है, तो सही है दोस्तों। तो ए सही है और आर, ए गलत है और आर सही है। आपको करना है उद्देश्य की स्पष्ट परिभाषा छात्रों को विषय को अच्छी तरह से समझने में मदद करती है, तो सही कौन सा है, डी सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है, चौथा। उसके बाद दोस्तों हमें तालिका देखनी है, उसमें बात सॉल्व करते हैं। ये तालिका दी हुई दोस्तों 2001 से 2007 तक के विभिन्न प्रकार के ब्रांड या कंप्यूटरों की बिक्री से को दर्शा रही है और आंकड़ों के आधार पर दो प्रश्नों का उत्तर देना हमें। बेचे गए विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर जिनकी संख्या हज़ारों के अंदर है, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल के अंदर कंप्यूटर की बिक्री। ये लीनोवो का कंप्यूटर है, एसर, IBM और HCL 3-4 कंपनियों के कंप्यूटर हैं। बीस 40 तो 20 कंप्यूटर बिके हैं लीनोवो के, फिर 40-50 इस तरह ये 90-60-100। अब हमें सॉल्व करना है कि 2002 और 2005 में बेचे गए SR कंप्यूटरों की संख्या में कितना अंतर है। तो दोस्तों 2002 और 2005, 2002 ये रहा, 2005 ये रहा। ये पूछ रहा हमारा SR कंप्यूटर पूछ रहा है। SR कंप्यूटर कितने हैं, इसमें 25 थे, इसमें कितने हैं, 85। तो दोस्तों पहले हम टोटल किस प्रकार सॉल्व करेंगे 25-85 को। ये कह रहा है इन 2002 द SR कंप्यूटर सोल्ड 25,000 कंप्यूटर्स एंड 2005 के अंदर 85,000 कंप्यूटर। ये दोस्तों हज़ार के अंदर है, 25 और 85,000 के अंदर है। तो अंतर कितना हो गया, माइनस कर दो, 60,000 का अंतर है। तो दोस्तों ये आप सॉल्व कर दिया, 2 और 5 के अंदर 60,000 का अंतर है, ठीक है। उसके बाद में है कंप्यूटर के प्रकार और ब्रांड का नाम बताइए और जिनकी 2001 और 2007 तक लगातार बिक्री में कमी हुई है। तो ऐसा कौन सा ब्रांड है जिनकी 2001 से 2007 तक लगातार कम हुए हैं। 20-30 ये तो बड़ा है, लेनोवो तो गलत है। 40, 25, 50 ये भी गलत है। ये दो HCL का कंप्यूटर दोस्तों कम हुआ है, क्यों 80, फिर 70, 55, 35, 25, 10 तक बचा, ये सही है HCL, ठीक है, चौथा सही है अपना। उसके बाद में अगला है उस कंप्यूटर का ब्रांड बताइए जिसके लिए सभी 7 वर्षों में कुल बिक्री अधिकतम है। सबसे ज़्यादा बिक्री किसके अंदर हुई दोस्तों, तो आप सबको जोड़ के देख लो। तो इसको जोड़ेंगे, टोटलिंग करेंगे तो इसकी बिक्री सबसे ज़्यादा हुई है। 50, 60, 110, 50, 160, 200, 270, 350 और 450 और 3 जीरो लगा दो। 1,000 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 4.5 लाख कंप्यूटर बिके हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा IBM के। उसके बाद में
ये कह रहा है 2001 की बिक्री की तुलना में 2007 में लेनोवा कंप्यूटरों की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। 1 में 20,000 और 7 में 90,000। तो परसेंटेज वृद्धि कितनी है दोस्तों। 20 का 90 करेंगे हम, जब 100 गुणा होगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 40,000, 60,000 का दोस्तों 80,000 का 300, 90,000 का 350 का दोस्तों 350% वृद्धि हुई है। चौथा सही है। आप इसको सॉल्व करके देख लो। 90 माइनस 20 70। फिर परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 70 ऊपर आएगा, 70/20 इंटू 100 करेंगे तो 350% आएगा। उसके बाद में इसका अंतिम सवाल है इस चार्ट का। ये कह रहा है कि किस वर्ष एसआर कंप्यूटर की बिक्री का परसेंटेज कुल बिके हुए कंप्यूटर की संख्या की तुलना में अधिकतम रहा। तो एसआर कंप्यूटर देखना हमें, किस वर्ष एसआर कंप्यूटर की बिक्री का परसेंटेज है, जितने बिके कंप्यूटर हैं उनकी तुलना में सबसे अधिक परसेंटेज किस में रहा। तो एसआर में देखो, इसमें तो ज़्यादा है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें बराबर है, इसमें भी नहीं है। एसआर में 2004 सही है, 5 में भी ज़्यादा हुई है, इसमें बराबर है, इसमें कम है। तो दोस्तों 4 और 5 दोनों ऑप्शन हैं। अधिकतम सबसे ज़्यादा कौन रहा, 5 ज़्यादा है इसमें, तो तीसरा सही है दोस्तों, 4 इससे कम है। अब हम ये करते हैं 31वां सवाल। निम्नलिखित सूची में से भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली के विशिष्ट लक्षण की पहचान करनी है। जो भारतीय शिक्षा की जो ट्रेडिशनल प्रणाली है उसके विशिष्ट लक्षण की पहचान करनी है दोस्तों। भारतीय शिक्षा का पारंपरिक लक्षण किस प्रकार है। सत्य का प्रत्यक्ष बोध साधन और साध्य के रूप में, ये सही है दोस्तों। जो भारतीय शिक्षा की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है उसमें ये सत्य का प्रत्यक्ष बोध साधन और साध्य के रूप में, ये सही है। ठीक है। उसके बाद में है नीचे दी गई सूची में से विशेष रूप से संगठनात्मक विशिष्टाचार से संबंधित मूल्यों की पहचान करनी है। तो दोस्तों कौन से संगठनात्मक विशिष्टाचार से संबंधित मूल्य हैं। उपागम में टीम वर्क सही है, कार्य की उत्पादकता सही है, वैश्विक विषय सामग्री में बदलाव गलत है, वित्तीय सुधार गलत है और दूसरों की चिंताओं के शासन में विनम्रता दिखाना सही है, ये गलत है। 1, 2 और 5 सही है, चौथा सही है। उसके बाद में आवासीय कक्षा का वातावरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सहयोगी उपकरण है। दोस्तों ऐसा कौन सा उपकरण है जिससे हमें कक्षा के वातावरण जैसी अनुभूति हो, तो वो उपकरण है एवीयू। लैब में नहीं होता है, एवीयू होता है, उसके अंदर कक्षा का वातावरण मिलता है। एवीयू जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों अमरीटा वर्चुअल इंटरएक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड, इसकी फुल फॉर्म है क्या है, अमरीटा वर्चुअल इंटरएक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड प्रोवाइड्स एन immersive e-learning experience that is almost as good as real classroom experience developed by Amrita e-learning research lab, or it is collaboration tool for providing a virtual classroom environment। ठीक है, तो क्या सही है दोस्तों, दूसरा सही है एवीयू। उसके बाद में है निम्नलिखित में से जो कौन है चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर यानी 4th GL कहलाया जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों। तो कौन सा चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर कहलाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है, तो ये है SQL। ठीक है, ALGL जावा सी ये पुराने हैं, HQL
चौथी पीढ़ी भाषा का एक कहलाया जाता है। अब SQL इज कंसीडर्ड ए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है। उसके बाद में है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय की संस्था है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कौन से मंत्रालय की संस्था है? तो दोस्तों गृह मंत्रालय की संस्था है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसे क्या बोलते हैं? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एज NDMA इज एन अपेक्स बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट कम्स अंडर द एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। गृह मंत्रालय का दिन है। अब दोस्तों हमें सॉल्व करना है। जैव आरक्षित क्षेत्र जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ये कौन कौन से हैं? भूभागीय सामुद्रिक तटवर्ती पारिस्थितिक तंत्र क्षेत्र वाले। तो सही है दोस्तों, ये जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भूभागीय होते हैं, सामुद्रिक और तटवर्ती पारिस्थितिक तंत्र वाले सही हैं। और उसके बाद के जो राष्ट्रीय सरकारों द्वारा परिवीक्षित होते हैं ये भी सही है। और ऐसे क्षेत्र वहाँ जहाँ संकटग्रस्त पशुओं और पौधों और उनके आवास में रखा जाता है दोस्तों, वो रेड डाटा बुक वाले होते हैं। और वन्य जीव अभ्यारण्य ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं होते हैं, राष्ट्रीय सरकार परिवीक्षित करती वो होते हैं। और भूभागीय सामुद्रिक और तटवर्ती पारिस्थितिक तंत्र वाले होते हैं। ये और भी सही है दोस्तों। उसके बाद में अगला है अपारंपरिक शिक्षण और अधिगम रणनीतियां पर बल देता है। तो अपारंपरिक शिक्षण और अधिगम रणनीतियों पर बल कौन देगा? छात्रों की आवश्यकता आधारित संसाधन सामग्री तथा अधिगम मानक पर। तो ये सही है। कौन सा सही है? छात्रों की आवश्यकता आधारित संसाधन सामग्री तथा अधिगम मानक पर सही है। कौशल अभिवृत्ति और मूल्यों के विकास पर यह भी सही है। समर्थ चिंतन प्रक्रिया के संवर्धन पर गलत है। व्याख्यान आधारित मॉडल पर गलत है। और सृजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देने हेतु आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने पर सही है। तो 1, 2 और 5 सही है। अगला है निम्नलिखित में से क्या एक अति व्यापक दृष्टि प्रदत्त करता है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रों में शोध का मार्गदर्शन करता है? तो दोस्तों तो कौन सा है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रों में शोध का मार्गदर्शन करेगा? तो ये है IMP-RENT। तो आपको इस संस्था का नाम ध्यान रखना है, IMPRINT। ठीक है। प्रोवाइड्स द ओवरचिंग विजन दैट गाइड्स रिसर्च इनटू एरियाज दैट आर प्रीडोमिनेटली सोशली रिलेवेंट। इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड MHRD सपोर्ट PAN IIT। ठीक है। उसके बाद में एक हरित इमारत है दोस्तों, क्या होता है? ग्रीन बिल्डिंग किसे कहते हैं? ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा का उपयोग करता है ग्रीन बिल्डिंग, सही है। और अपशिष्ट उत्पन्न करेगा, गलत है दोस्तों। ग्रीन बिल्डिंग कभी अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करता है। और जल की अत्यधिक खपत भी नहीं करता है ग्रीन बिल्डिंग। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सही है। और स्वस्थ जीवन के लिए स्थान बनाता है, ये भी सही है। तो दोस्तों दूसरा सही है, 1, 4 और 5। ठीक है। अगला है मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। निम्न में से मीथेन किससे उत्सर्जित होती है? तो दोस्तों मीथेन किससे उत्सर्जित होगी? मीथेन लैंडफिल से होगी, भूमि से। निर्माण कार्य के मलबे से मीथेन नहीं निकलेगी। आर्द्र भूमि से भी मीथेन निकलती है दोस्तों, जो क्योंकि वो नमकीय क्षेत्र होते हैं और वहाँ से मीथेन निकलती हैं। और ई अपशिष्ट गलत है, ई अपशिष्ट से मीथेन नहीं निकलती है। तो लैंडफिल और आर्द्र भूमि सही है, ए और सी। जो मीथेन निकलती है एक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है। उसके बाद में है 41 नंबर का सवाल है,
जिसके अंदर 41 सॉल्व करते हैं। राष्ट्रीय मानक और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसमें एक राष्ट्र एक मानक को मंत्र के रूप में उल्लेखित किया जाता है? तो राष्ट्रीय मानक और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दृष्टि से कौन सा एक राष्ट्र एक मानक मंत्र को उल्लेखित करता है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति है 2015। ये सही है दोस्तों। राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति क्या करता है? एक राष्ट्र एक मानक को एक मंत्र के रूप में उल्लेखित करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पद अभिकल्प यानी डिजाइन के लिए डिजिटल लर्निंग परिवेश से संबंधित है? तो डिजाइन में डिजिटल लर्निंग से संबंधित कौन सा है? तो ई कल्प है दोस्तों, जो डिजिटल लर्निंग परिवेश से संबंधित है। ए मोबाइल ऐप ई कल्प इज रिलेटेड टू द डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन विच वाज डेवलप्ड फॉर बेटर रीचिंग आउट टू फार्मिंग कम्युनिकेट्स और इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 5 मेजर सर्विसेज विच और फार्मर्स इश्यू रिपोर्टिंग एंड सपोर्टिंग सिंक्रोनाइज फार्मिंग। दोस्तों ये ई कल्प ध्यान रखना है। और उसके बाद में है दोस्तों, वर्तमान में भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किस स्रोत का हिस्सा सबसे कम है? दोस्तों बिजली उत्पादन में तापीय सौर पवन बिजली नाभिकीय ऊर्जा है दोस्तों, ये सबसे कम है। भूतापीय ऊर्जा, तो दोस्तों ध्यान रखना है नाभिकीय ऊर्जा है। ये कह रहा न्यूक्लियर पावर कंट्रीब्यूशन इज टू अबाउट 2.4% फॉर इलेक्ट्रिकली जनरेटेड इन इंडिया। मात्र नाभिकीय ऊर्जा है 2.4% है, बट अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च इन इलेक्ट्रिकली जनरेशन इट रिफ्लेक्ट्स दैट शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द लिस्ट अलोंग ऑल। क्योंकि ये दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी इससे निकलती हैं, काफ़ी खतरनाक होती है। विच मीन्स दैट फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ग्रोइंग डिमांड ऑफ द सिविलाइजेशन पॉपुलेशन। तो दोस्तों सबसे किस्में हैं नाभिकीय ऊर्जा होती है। परमाणु ऊर्जा के 6 केंद्र है भारत में, इसमें सबसे कम हिस्सा है। तापीय सौर ऊर्जा पवन ज़्यादा है। अब दोस्तों एक कथन और कारण दिए हुए, इनको सॉल्व करना हमें। पहला कथन है किसी नेटवर्क पर डेटा या जानकारी चुराने के लिए स्निफिंग का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों सही है, किसी नेटवर्क पर डेटा या जानकारी चुराने के लिए हम स्निफिंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद स्निफिंग एक प्रक्रिया है जो प्रदत्त नेटवर्क के माध्यम से गुजरने वाले सभी डेटा पैकेटों की निगरानी और उन्हें कब्जे में लेने की प्रक्रिया। तो स्निफिंग में क्या होता है? तो प्रदत्त नेटवर्क के माध्यम से गुजरने वाले सभी डेटा पैकेटों की निगरानी और उन्हें कब्जे में लेने का कार्य किया जाता है। तो सही कौन सा? पहला सही है, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला है कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में भाषा अनुवादक का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुचित है? तो भाषा ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा है? कोडेक नहीं है दोस्तों। संयोजन करता भाषा का अनुवाद करता है, संकलक करता है, दुभाषिया करता है, कोडेक नहीं करता है। ये कह रहा है कोडेक इज ए डिवाइस और कंप्यूटर प्रोग्राम विच एनकोड्स और डीकोड्स ए डिजिटल डाटा स्ट्रीम। ये एनकोड और डीकोड करता है कोडेक। और इट्स जस्ट ए प्रोग्राम नॉट ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देयरफॉर इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज कोडेक इज इनअप्रोप्रिएट फॉर डिस्क्राइबिंग ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। और बाकी दोस्तों संयोजनकर्ता को बोलते हैं असेंबलर कहते हैं, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर। देखो संकलक को कंपाइलर कहेंगे, दुभाषिया को इंटरप्रेटर कहेंगे। देखो अंग्रेजी में कितना इजी याद रहते हैं अपने को, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। बहुत हिंदी में थोड़ा दोस्तों पढ़ने में दिक्कत होती है। अब हमें दोस्तों गद्यांश ध्यान से पढ़ना, फिर उनके उत्तर देने हैं। पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले का समय लोकप्रिय आंदोलनों का गहराई से मूल्यांकन करने हेतु एक उपयुक्त तरीका रहा है। चूँकि यह सहजता, ये अशांत प्रभावित प्रभुत्ता, विचारधाराओं, उद्देश्यों या तकनीकों से
अधिक कुछ नहीं था और ऐसी सहजता की सीमाएं लगभग स्पष्ट हैं और लोकप्रिय आंदोलन तत्कालीन भारतीय अत्याचारियों के विरुद्ध लक्षित थे, न कि दूरस्थ श्वेत वरिष्ठ पर, और इसलिए यह अधिकतर जानबूझकर या आत्मनिष्ठ रूप से गैर साम्राज्यवादी नहीं थे और ये स्थान और समय की दृष्टि से काफ़ी व्यापक रूप से पृथक थे और अत्यधिक उग्र थे और जिसमें अभिव्यक्तिकरण के विभिन्न सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ विस्मयकारी सुगमता को समाविष्ट कर रहे थे और यह सब कृषक राष्ट्रवाद की अवधारणा को बिना कुछ अहर्ताओं के प्रबुद्ध देश भक्ति की विचारधाराओं और आंदोलनों के लिए सुसंगत विकल्प के रूप में स्वीकारना और कठिन बनाना है। और निस्संदेह कई बार लोकप्रिय पहल और स्वायत्तता विशिष्ट थी, परंतु मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद जिसमें कम से कम विचारधारा के स्तर का कतिपय निरंतरता है और सन 1870 के दशक से ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, दोस्तों जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दी थी 1870 के अंदर, जो हमारा धन निकासी हो रहा है विदेशों के अंदर, के निर्माण की सतह जिन आंदोलनों पर विचार किया गया वे स्पष्ट रूप से खंडित थे। फिर भी ऐसी सीमाओं और अपरिपक्वताओं के बावजूद लोकप्रिय असंतोष मुद्दों और संघर्ष के रूपों के आलोक में मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद को काफ़ी हद तक समझता है और यद्यपि इसके विशिष्ट लाभ कई बार नगण्य थे और वन अधिकार, किराए का भार, सूदखोरी और भू राजस्व रोपण, श्रमिक शोषण और श्रम शिकायत आदि को बाद में मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद ने अपने साथ ले लिया। ये दोस्तों हमारा पैराग्राफ था। अब हम इसके प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है, पहले विश्व युद्ध के लोकप्रिय आंदोलनों के विश्लेषण से क्या पता चलता है? तो पहले विश्व युद्ध के जो लोकप्रिय आंदोलन हुए थे उससे लोकप्रिय आंदोलन पर प्रभुत्वता का प्रभाव कम था। तो प्रभुत्वता नहीं थी दोस्तों लोकप्रिय आंदोलन पर, वैचारिक थे, गलत है। स्पष्ट उद्देश्य, सीमित सहजता नहीं थी, पहला सही है। इस पैराग्राफ के अनुसार लोकप्रिय आंदोलन पर प्रभुत्वता का प्रभाव कम था। उसके बाद में लोकप्रिय आंदोलनों के लेखक का मूल्यांकन क्या है? तो लेखक ने क्या मूल्यांकन किया है? कुछ लोकप्रिय मुद्दों को मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद ने ले लिया। तो मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद आ गया लोकप्रिय मुद्दों पर। हतप्रभ और विस्मित गलत हैं। उल्लेखनीय समय परीक्षण गलत है। युद्ध से पहले सामान्य असंतोष, ये भी गलत। उसके बाद है अनुच्छेद के अनुसार कृषक राष्ट्रवाद का मुद्दा क्या था? तो दोस्तों कृषक राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? जिसमें निरंतरता का अभाव होता है उसे कहते हैं कृषक राष्ट्रवाद। ठीक है, कृषक राष्ट्रवाद में निरंतरता का अभाव था। समय अनुरूप गलत है। सुसंगतता गलत है। उसके बाद दोस्तों जो युद्ध प्रिय लोकप्रिय आंदोलन कौन से थे? जो समय सीमा पर विशिष्ट लाभ हुआ उनसे युद्ध प्रिय लोकप्रिय आंदोलन पर, जैसे हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था, सवर्ण अवज्ञा, असहयोग, एक जैसे नहीं थे, नगण्य नहीं थे और समय समय पर विशिष्ट लाभ हुआ युद्ध प्रिय लोकप्रिय आंदोलन से। अब दोस्तों हमारा अंतिम सवाल है, लोकप्रिय आंदोलन साम्राज्यवादियों के विरुद्ध गलत हैं, अपने स्वामियों के विरुद्ध थे। दोस्तों अपने स्वामी थे, अंग्रेज थे, उनके विरुद्ध थे, जानबूझकर होकर गलत हैं। तो 20 सही है। दोस्तों इसी के साथ ये हमारा ये आज का मॉडल पेपर है, ये कंप्लीट होता है जो 3 दिसंबर 2019 को हुआ था। और इसके बाद हमारे 3 सॉलिड पेपर बचे हैं, 4, 5 और 6 दिसंबर 2019 के। ये तीनों सॉल्व करेंगे। आज दोस्तों 14 तारीख हो गई है और ये जल्दी 15 तक, कल तक ये तीनों मॉडल पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप 10 सॉलिड पेपर 10 हो जाएंगे। तो काफ़ी होते हैं दोस्तों, 10 सॉलिड पेपर से काफ़ी हेल्प मिल जाती है सवालों में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।